नमस्कार दोस्तों। आज हम साइमन कमीशन वाले पार्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1927 में ही हो चुका था, लेकिन भारत में साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी को होता है। दोस्तों वैसे ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927। अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो फिर 1928। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। अर्थात जब ये साइमन कमीशन का गठन किया गया तो उसमें कितने सदस्य थे? 7। दोस्तों आपको बता दें कि उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। परंतु ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज साइमन ओम। और इनके अध्यक्ष के नाम पर इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा गया, क्योंकि 7 सदस्यीय टीम की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन। और साइमन के नाम पर इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन में कितने लोग थे? 7 सदस्य थे। 1927 में इसका गठन हुआ था और ये 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा था। दोस्तों साइमन कमीशन से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी में, तो इसलिए आप इसे लर्न रखेंगे। साइमन कमीशन भारतीय समाचारों के विचार हेतु गठित किया गया था। क्यों गठित किया गया था? भारतीय समस्याओं पर क्या क्या विचार होने चाहिए, कैसे कैसे भारतीय समस्याएं आ रही हैं, इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं का विचार करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। और इस कमीशन का उद्देश्य था 1919 के एक्ट की समीक्षा करना। 1919 के एक्ट की समीक्षा करना साइमन कमीशन का उद्देश्य था। दोस्तों आपको बता दें कि साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। इसमें सारे लोग श्वेत थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उसी समय इन पर लाठियां बहुत भांजी गई और लाठियों के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन के विरोध के कारण ही लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई थी, लाठीचार्ज की वजह से। दोस्तों आपको बता दें कि नेहरू रिपोर्ट भी 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने तैयार करी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर नेहरू रिपोर्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर टिक करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लाई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पंडित नेहरू के पिताश्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू ने तैयार करी थी। और पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था 1929 में ईस्वी में पारित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से यूपी ट्रिपल एससी बैट पिछली बार भी क्वेश्चन पूछ चुका है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के तट पर यह हुआ था। दोस्तों आप इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दिवस के रूप में भी इसे ही मनाया गया। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में लहराया था। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में लहराया था। कब लहराया था? 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर को स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने ही 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में लहराया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो वो 1930 से 1934 ईस्वी तक हुआ था। 1930 से 1934 ईस्वी तक क्या हुआ था? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम में दांडी के लिए प्रस्थान किया। दांडी कहाँ से स्टार्ट हुई? दांडी यात्रा इनकी साबरमती आश्रम से। तो इस बार लेखपाल मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 मार्च 1930 को आप 78 समर्थकों के साथ। दोस्तों 72 प्रतिनिधि थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन हुआ था, जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन 78 समर्थक थे। कब? जब दांडी मार्च हुआ था, अर्थात नमक सत्याग्रह हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। तो इस बार दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है लेखपाल मेंस में कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, नमक तोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। पहुंचे कहाँ थे? दांडी। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी महाराष्ट्र में पड़ता है, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था इन्होंने। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर प्रतीक के रूप में इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। क्या किया? प्रतीक के रूप में नमक इन्होंने बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो 6 अप्रैल 1930 से मानी जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 6 अप्रैल 1930 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से मानी जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में किया था। ये गठन खुदाई खिदमतदार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था?
खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था और इसका गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। दोस्तों आपको बता दें कि महात्मा गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था वहां से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली के पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, और इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में। तो जो दूसरा सम्मेलन था वो 1931 में हुआ था, तो उसी में द्वितीय महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और BR अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? BR अम्बेडकर, जिनका पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर है। और गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम बनाया था। कहां पर बनाया था? गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम बनाया था। और गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और गांधी जी ने यरवदा कारागार, यरवदा जिले में, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित जो यरवदा कारागार, उसे मंदिर की संज्ञा दी थी। और इसी यरवदा जिले में ही मतलब गांधी जी को पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य जो समझौता हुआ था यरवदा के पास हुआ था। तो गांधी जी ने यरवदा कारागार, जो यरवदा जेल थी महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, इसी को मंदिर की संज्ञा प्रदान करी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और भारत शासन अधिनियम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि इसी के अधिकतर भाग अपने संविधान में लिए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, जिससे ब्रिटिश प्रांत देसी रजवाड़े शामिल होने थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत जो देसी रजवाड़े थे वो भी शामिल होते थे, लागू नहीं हो सका था। और जो प्रांतीय स्तर पर पहले द्वैत शासन लागू था उसको केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली स्थापित कर दी गई। प्रांत स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। तो जो प्रांत स्तर पर द्वैत शासन था उसको समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई। केंद्र तथा राज्य के मध्य इकाइयों का विभाजन किया गया। केंद्र तथा राज्य के मध्य इकाइयों का विभाजन किया गया। और ये द्वैत शासन का मतलब है 2 लोगों का शासन, समझिए। तो केंद्र और राज्य मिलकर कर रहे थे। तो केंद्र और राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो गया। इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। संघ सूची, जिसे कहा जाता है केंद्र सूची, तो 59 विषय थे उस समय जब ये बनी थी। और राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में कुछ और है, मैं उसको भी बताऊंगा। कि इसके तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय ये क्या थी? प्रिवी काउंसिल था। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन था? प्रिवी काउंसिल था। इसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, प्रिवी काउंसिल यही अंतिम न्यायालय था। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी अधिनियम के द्वारा 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही, इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को 1937 में भारत से पृथक कर दिया गया। 2 नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया। किसको पृथक किया गया 1937 ईस्वी में? बर्मा को। और किस अधिनियम से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। 1937 ईस्वी में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत परिषद वाला। तो इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद, भारत के राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया और इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1934 के अधिनियम से 1935 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टेबलाइज हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। और किस अधिनियम से? 1934 के अधिनियम से। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा। क्या कहा? दास्ता का अधिकार पत्र और एक कार ऐसी जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। भारत शासन अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, और दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसको? भारत शासन अधिनियम को। और दोस्तों अब इसके बाद में जो मुस्लिम लीग थी उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मुस्लिम लीग तथा पाकिस्तान की मांग जो है वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक द्विराष्ट्र पृथक राष्ट्र का विचार किया था। और वर्ष 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली, ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो वर्ष 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और इसने पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को पाकिस्तान की संज्ञा दी थी।
ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न रखिएगा। और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। और इस अधिवेशन में जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित कर दिया। और इस प्रस्ताव की रूपरेखा फजलुल हक तथा सिकंदर हयात खान ने तैयार की थी। और पृथक पाकिस्तान की मांग पहली बार आंशिक मान्यता वर्ष 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में मिली। तो क्रिप्स प्रस्ताव से क्या मिली? पृथक पाकिस्तान की जो आंशिक मान्यता है वो हल्की फुल्की मिल गई, पूरी नहीं मिली। तो वर्ष 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और भागो, डिवाइड एंड क्विट का प्रस्ताव किया गया। और 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा क्या मनाया गया? पाकिस्तान दिवस। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते भारत छोड़ो आंदोलन से 1942 में। इस बार लेखपाल में भी पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन वायसराय था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में वर्धा में पास किया गया। वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना खां के आगा महल में नजरबंद कर दिया गया। गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार किया गया? पूना के आगा खां महल में नजरबंद कर दिया गया गांधी जी को गिरफ्तार करके, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। जो 8 अगस्त को ये विचार कर रहे थे, 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर इन लोगों ने जो मेन नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां महल में नजरबंद कर दिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष यही अबुल कलाम बने थे, 5 से 6 बार। 6 बार अबुल कलाम आजाद लगभग अध्यक्ष बन चुके हैं, 5 से 6 बार। तो इस समय कांग्रेस, चूंकि इस समय ये क्यों बने रहे? जब 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था तो उस बीच कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो पाया था, तो इसलिए यही अध्यक्ष बने रहे। तो इस समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने मुंबई से किया, जिस पर कार्यक्रम का प्रसारण राम मनोहर लोहिया करते थे। राम मनोहर लोहिया क्या करते थे? कार्यक्रम का प्रसारण करते थे। और इस समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने मुंबई से किया था। और जो दोस्तों आपको बता दें कि पुस्तकें तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होती हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखक। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के लिए मेरे प्रयोग। सत्य के लिए मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के लिए मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी ने लिखा। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको बता दें कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक ही है, लेकिन कभी कभी इसका हिंदी अनुवाद लिख देता है कि भारत एक खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। इंडिया विंस फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब बुकें हैं अबुल कलाम आजाद। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। किसने लिखा? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस और द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखी थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लर्न रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज 1941 से 1945 के बीच में पूरा प्रक्रम हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा, अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी थी? 1939 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। और दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है यद्यप मोहन सिंह भाखना ने 1941 ईस्वी में किया था। सोहन सिंह भाखना ने तो गदर पार्टी की स्थापना करी थी। मोहन सिंह ने 1941 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, परंतु 1942 में यह विधिवत गठित हुई। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। जय हिंद और दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना करी थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसलिए पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना क्यों करी? तो अधिकतर लोग कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट है, लर्न रखिएगा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और फार्मोसा से टोक्यो जाते समय 18 अगस्त 1945 को अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। अभी तक उनकी मृत्यु एक रहस्य, क्लियर नहीं बताया गया, लेकिन दोस्तों अभी तक यही बताया जाता है। वैसे अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सही जानकारी नहीं मिली है मृत्यु के बारे में। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के कारण ही
संविधान सभा का निर्माण हुआ? तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, लर्न रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना में भारत का विभाजन 1947 वाला इंपॉर्टेंट है। भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का विभाजन 3 जून योजना बहुत बार पूछी गई कि 3 जून क्या था, तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की जो 3 जून योजना है ये प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत का विभाजन 3 जून योजना या लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब लागू की गई थी? 3 जून 1947 को। 3 जून योजना या लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, जबकि उससे एक दिन पहले जबकि 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान मनाता है। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर किए थे। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 18 जुलाई 1947। इंपॉर्टेंट हेडलाइन रखिएगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर किए थे। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंट इटली थे, इंपॉर्टेंट है। और तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कौन थे? क्लीमेंट इटली, इंपॉर्टेंट है, लर्न रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, बस वही पहले और आखिरी रहे भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले जो विधि मंत्री थे यानी कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर। अब दोस्तों जो नारे वारे हैं ये भी कई बार परीक्षा में पूछे गए, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है मोहम्मद इकबाल ने कहा था। विजयी विश्व तिरंगा पारा श्यामलाल गुप्ता ने या श्यामलाल गुप्त ने कहा। हे राम महात्मा गांधी ने कहा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। वंदे मातरम किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम कहा। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम कहा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। करो या मरो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बार अभी 15 अगस्त पर एक नया नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि अभी तक जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ये प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने दिया। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब उसके बाद में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए तो नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त इस बार 15 अगस्त 2022 को एक नारा और दिया, उसमें एक और वर्ड जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। करो या मरो भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने नारा दिया। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और इसी पर लिख लो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान किसने कहा? जय अनुसंधान। जय अनुसंधान, अगर जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तो नरेंद्र मोदी ने कहा। किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न रखिएगा। लिख नहीं जा रहा तो सही से आप याद रखिएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने इसी बार कहा 15 अगस्त 2022 को। तो एक नया नारा जोड़ दिया, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लें। दोस्तों इस प्रकार आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी आपका हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। आप 100 नंबर में से 10 नंबर जो 10% बनता था हिस्ट्री अब तक अभी पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम कल से पॉलिटी वाला चैप्टर क्लियर करेंगे। पॉलिटी ज़्यादा है नहीं तो 5 या 6 वीडियो या 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी पूरी पॉलिटी। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पेट का एग्जाम अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ समझिए 50 डेज हैं। अब 50 डेज आराम से अभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सफिशियंट है। अगर हम सही से पढ़ेंगे तो कंप्लीट हम 99 परसेंटाइल प्लस ही लाएंगे। 95 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल प्लस ही आएगा आपका। आप हमेशा अपने मन में यही बनाए रखिए कि हमें 85 प्लस लाना है, क्योंकि जब देखिए आपको 95 प्लस नहीं लाना है, नहीं तो कहिए कि हमने 100 में से 95। कंपटीशन में 95 आप नहीं ला सकते। 1-2 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम सबकी बता रहा हूँ परसेंटेज। तो आप कंपटीशन में अगर आप किसी भी कंपटीशन में 80 स्कोर कर ले जाते तो आपका मैक्सिमम परसेंटेज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती कि आप उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका, चाहे जो एग्जाम हो आपका लगभग मैक्सिमम 1 कट आप यही जाती है हर में। तो आप क्या है
कि हमेशा 80 प्लस 85 प्लस से सोचेंगे। अगर 85 प्लस सोचेंगे और वर्क करेंगे 85 प्लस के लिए, दोस्तों क्या है कि अपने जो लक्ष्य हैं उसको हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि जब हम ऊंचे लक्ष्य की ओर रहेंगे तो हम अगर उतना ऊंचा नहीं कर पाए तो उससे थोड़ा नीचा नहीं, वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। अगर हम 85 नंबर लाएंगे अगर 100 में से, तो कहने मतलब 99.999 परसेंटाइल हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमें क्या है 85 प्लस सोचना है। 85 प्लस सोचेंगे तो अगर 85 प्लस हम नहीं भी ला पाए तो कम से कम 80 प्लस तो ले आएंगे, और 80 प्लस लाने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है कंपटीशन में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ग्रुप वगैरह में यदि आपके पास है तो। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।